नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। उस वक्त पलाशपुर गांव के लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। चाहे कोई बड़ा त्योहार हो या कोई विशाल मेला, हर जगह मेला लगता था और लोग 10 से 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही झुंड बनाकर रात को खाना खाकर निकल जाते और सुबह होते होते मेले की जगह पहुंच जाते थे। कुछ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से जाते थे। वे लोग कभी कभी 10 से 12 कोस तक पैदल चलकर मेले जाते। वहां से खेती के औजार, पानी निकालने के बर्तन और लकड़ी के खिलौने खरीदते। मेले आज भी लगते हैं, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में वो परंपराएं अब खो सी गई हैं। उस समय के मेलों की अपनी ही खासियत थी। लोग विशेष सामान खरीदने के लिए किसी खास मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक बार सुरागपुर गांव के कुछ लोग रात को लाठी, सतुआ और खाने पीने का सामान लेकर मेले के लिए निकले। उन्हें 7 से 8 कोस दूर जाना था। आसमान चांदनी रात से भरपूर था। खेतों में सरसों के पीले फूल खिले हुए थे। वे तेजी से चल रहे थे, रास्ते में हंसी मजाक करते हुए। अचानक रास्ते में एक कढ़ाई पड़ी दिखी। वे उसे पार करके आगे बढ़े, लेकिन घूम फिरकर वहीं कढ़ाई उनके सामने आ जाती। जब ऐसा 2-3 बार हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि यह भूलिया भूत का काम है। भूलिया भूत के बारे में कहा जाता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लोगों को रास्ता भटका देता है। तभी समूह के बुजुर्ग हरि चाचा ने हनुमान जी का नाम लेकर कुछ सत वहीं चढ़ा दी और सभी को रास्ता दिखने लगा। इस बार भूत ने उन्हें नहीं भटकाया। रास्ते में एक छोटी नदी भी थी, जो उन दिनों में बस जांघ तक पानी से भरी होती थी। लेकिन उस रात उन्हें नदी का पाट 1 मील चौड़ा दिखाई दे रहा था और चांदनी रात में पानी चमक रहा था। सब वहीं रुक गए और सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो पता चला कि नदी तो 100 मीटर दूर है और पाट भी पतला ही था। दरअसल हवा के झोंकों से सरसों के पीले फूल लहराते दिख रहे थे, जिससे वे भ्रमित हो गए थे। फिर वे लोग तेजी से आगे बढ़े और दोपहर तक एक बाग में पहुंच गए। उस बाग से 1 कोस दूर मेला लगना था, लेकिन जब वे बाग के अंदर गए तो वहां दुकानें सजने लगी थीं। एक दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि इस साल मेला इसी बाग में लगने वाला है। बाग में एक कुआं और देवी मां का एक छोटा सा स्थान था। दुकानों पर चिराग जल उठे और मशालें भी। शाम को जब सुरागपुर के लोग मेले में घुसे तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि उन्हें अपने गांव का कोई आदमी नहीं दिख रहा था। दुकानदारों की हरकतें भी अजीब थीं। बुजुर्ग हरि चाचा को अब समझ आने लगा था कि यह भूतों का मेला है। उन्होंने सभी को एक साथ रहने की हिदायत दी और कहा कि कुएं के पास देवी मां के स्थान पर जाकर बैठ जाएं। अचानक पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और भूतों ने डरावनी हरकतें शुरू कर दी। लेकिन गांव वाले बिना डरे देवी मां के स्थान पर पहुंच गए। एकाएक तेज आंधी आई और एक महिला की आवाज गूंज उठी, उठो, मेला तो दूसरे बाग में लगा है। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई और गांव वालों ने उसी के पीछे पीछे चलते हुए असली मेले तक पहुंच गए। वहां उनके गांव के रमेश काका भी मिल गए और सबने राहत की सांस ली। अगले दिन गांव के बुजुर्ग मेले के आयोजकों से मिले और रात की घटना बताई। आयोजकों ने बताया कि कुछ साल पहले उस बाग पर भूतों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन गांव के बुजुर्ग ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां देवी मां का स्थान है। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जब मैं बिहार और झारखंड की सीमा से लगे एक छोटे से स्टेशन पर उतरा, तब शाम का धुंधलका चारों ओर छा चुका था। आसमान में काले और भूरे बादल जमा हो चुके थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं जानता था कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन मैं आगे बढ़ गया।
करीब 4-5 दिन पहले मुझे सिंह साहब का एक रजिस्टर्ड पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझे तुरंत सारूगढ़ आने का आग्रह किया था। मैंने एक अटैची में कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखे और अगले ही दिन वाराणसी से निकल पड़ा। सिंह साहब मुझसे काफी स्नेह रखते थे। मेरा उनसे परिचय 1950 में हुआ था, जब मैं कोलकाता में रहकर प्रसिद्ध निर्देशक राजन सेन के साथ काम करता था। सिंह साहब के कई मकान और स्टूडियो कोलकाता में थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उनकी एक भतीजी थी, माला, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, लगभग 22 साल की। मैंने बंगाली फिल्मों के साथ साथ तंत्र साधना पर शोध कार्य भी किया। राजन बाबू ने एक तांत्रिक योगी की जीवनी पर फिल्म बनाने की योजना बनाई थी और मुझे उसकी कहानी लिखने के लिए कहा। 1 हफ्ते के भीतर मैंने कहानी तैयार कर दी, जो तारापीठ के चमत्कारी बाबा कपिल खेपा पर आधारित थी। इस फिल्म में माला को नायिका का रोल दिया गया और हमने साथ में कुछ और फिल्में भी की। इसके बाद मेरे और माला के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। राजन बाबू की अचानक मृत्यु हो गई और मुझे नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। माला से मेरा संपर्क चिट्ठियों के माध्यम से बना रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी टूट गया। 20 साल बाद अचानक सिंह साहब का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उन्होंने कोलकाता के दोनों स्टूडियो बेच दिए हैं और अब असम बिहार की सीमा के पास एक पुरानी हवेली में बस गए हैं। जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा और गहरा हो गया था। वहां से सारूगढ़ के लिए एक पतली पथरीली सड़क जाती थी। बारिश के कारण माहौल और भी गंभीर हो गया था। किसी तरह 2 मील का निर्जन रास्ता तय कर मैं सारूगढ़ पहुंचा, जहां रात के 9 बजने वाले थे। बारिश से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी नुमा दुकान के नीचे खड़ा हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम शर्मा हो ना? मैंने मुड़कर देखा तो वह सिंह साहब थे। 20 साल बाद उनसे मिलकर मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ, लेकिन जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैं हैरान रह गया। उनका बलिष्ठ शरीर कंकाल सा हो गया था, सिर के बाल झड़ गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वह हंसते हुए बोले, अब खून चूस लिया है शर्मा जी। किसका डर? उसी के बारे में बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। हवेली के अंदर भी अंधकार छाया हुआ था। सिंह साहब मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर बोले, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। अचानक हवेली की सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। पास ही में रखी एक मेज अपने आप उठकर दूसरी जगह चली गई। सिंह साहब ने मेरी ओर इशारा किया और मैं समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा, यह आत्माएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस हमारे साथ रहती हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रात भर वहीं रुका, लेकिन सुबह होते ही मैं दिल्ली लौट आया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस कहानी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना हो या हमें कुछ फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट करें, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।